जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कि आपको जीके और स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में बेहद कई बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्रोएशिया की राजधानी क्या है? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्रोएशिया की राजधानी आपसे पूछा गया है। क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और आप देख सकते हैं क्रोएशिया की तिरंगा जो है इस प्रकार का होता है, और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें कूना है, और राष्ट्रपति वर्तमान में जोरान मिलोनोविक है। ठीक, और क्रोएशिया जो है 2013 से यूरोपीय संघ का सदस्य देश बना है। और डायरेक्ट पूछेगा कि क्रोएशियाई ध्वज को क्या कहा जाता है? जैसे भारत में तिरंगा कहा जाता है ना, भारतीय ध्वज को, उसी तरीके से क्रोएशियाई ध्वज को क्या कहा जाता है? जस्तब हवात्स्के कहा जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ों और जंगलों के विनाश को वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन का क्या कारण है? यानी कि पेड़ और जंगलों के जो विनाश होता है इसको क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का क्या कारण है? तो देखिएगा, पेड़ और जंगलों के विनाश होने के कारण है वर्षा में कमी होना, मृदा अपरदन में वृद्धि होना, ग्रीन हाउस का प्रभाव होना। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि भारत का जो तिरंगा है इसका रूपरेखा किसने तैयार किया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है हमारा प्यारा भारत माता का तिरंगा। इसकी रूपरेखा जो है ये आपका किसने तैयार किया है? इसका नाम है पिंगली वेंकैया। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आप देखते होंगे तिरंगा में 3 कलर होता है, ऊपर, बीच, 3 नीचे। ठीक, ऊपर होता है केसर, उसके बाद सफेद, और नीचे होता है हरा, बीच में अपना अशोक चक्र होता है। लेकिन यही में पूछेगा कि भारतीय तिरंगा का केसर रंग का क्या मतलब होता है? साहस का प्रतीक है बाबू। और उसके बाद सफेद रंग का क्या मतलब है? सत्य और पवित्रता का प्रतीक। हरा रंग का क्या मतलब है? जीवन, प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक। और भारतीय तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो चौड़ाई होगा 2 और लंबाई होगा 3। यानी कि चौड़ाई ऐसे बनाइएगा तो 3 फीट लीजिएगा, तो लंबाई लीजिएगा, सॉरी, चौड़ाई लीजिएगा 2 फीट, तो चौड़ाई लंबाई लीजिएगा 3 फीट। ऐसे इसका अनुपात है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर से जा मिलती है? उस भारतीय नदी का नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में जाकर अरब सागर में गिरती है। यह है आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक, और यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकल श्रेणी से निकलती है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ये कौन सी श्रेणी से निकलती है? मैकल श्रेणी से। ठीक, अगला देखिएगा, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो ये आप बताइए, यहाँ पे भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कितने स्तर की होती है? तो यहाँ पे 3 स्तर का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर कीजिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 स्तर में कौन कौन होता है। ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर होता है मंडल परिषद, या फिर इसको ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति भी कहा जाता है, और जिला लेवल पर जिला परिषद होता है। और भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां पर पंचायती व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई, वो होगा आपका राजस्थान। वैसे क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा, भारत की किस रियासत में यह निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था कि इसे भारत या पाकिस्तान में विलय किया जाए या फिर नहीं? उस जनमत संग्रह का नाम बताइए जिसमें भारत या पाकिस्तान में विलय किया जाए या नहीं, इसके बारे में हुआ था। तो ये होगा जूनागढ़ संग्रह, ऑप्शन सी। तो देखिए, जूनागढ़ एक रियासत थी जिसमें बहुसंख्यक हिंदू थे, लेकिन एक मुस्लिम शासक थे, और इसने पाकिस्तान के साथ पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि वह बाद का क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। हालांकि भारत इस तरह के फैसले के लिए लोगों की इच्छा पर दृढ़ता से विश्वास करता था। तो यहाँ पे जूनागढ़ संग्रह को याद रखिएगा, जनमत संग्रह। अगला देखिए, ये है आपका केरल राज्य का लोक नृत्य। ये बताइए इसका नाम क्या है? यानी कि केरल राज्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको कहते हैं कथकली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए, कथकली जो है केरल के मलयालम भाषा
दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक हिंदू प्रदर्शन कला है। इस तरह से जो है ये आपका कथकली नृत्य किया जाता है। अगला देखिएगा, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी है? फिल्मी दुनिया के जहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर फिल्म देखते हैं, उसको ये नहीं पता होगा कि भारत में पहला बोलने वाला फिल्म कौन सी बनी थी। उसका नाम है आलम आरा, ठीक ना, आलम आरा, ऑप्शन ए। देखिए आलम आरा जो है भारत में बनी पहली बोलती फिल्म यानी कि आवाज वाली फिल्म है, और इसका निर्देशन किसने किया, यानी कि डायरेक्टर कौन थे? अर्देशीर ईरानी थे, ठीक। और आलम आरा जो है कब रिलीज हुआ था? 14 मार्च 1931 को। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है? कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है? सही जवाब होगा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक ना, 82.30 डिग्री, ऐसे करके होगा। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए 82.5 डिग्री जो है देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है, और इस मध्याह्न रेखा में वर्णित स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। और इसको भारत में क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय, इंग्लिश में इंडियन स्टैटिकल टाइम, ठीक। अगला देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय के उत्पादन के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें, ये होगा असम, ऑप्शन नंबर सी। और लगभग 50% से अधिक चाय उत्पादन असम राज्य में होता है। और भारत दुनिया में चाय उत्पादन में कितने नंबर पर आता है? दूसरा। पहला स्थान पर कौन आता है? चीन। और भारत में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। अच्छा, शहर के मामले में पूछे कि भारत का उस शहर का नाम बताइए जहां पर चाय का खेती सबसे ज्यादा होता है। दार्जिलिंग। आप प्रचार में बहुत देखे होंगे दार्जिलिंग की चाय। आगे चलिए, दार्जिलिंग कहां पे है जानते हैं ना? पश्चिम बंगाल में है, ना कि असम में। राज्य में है असम, शहर में है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग लेकिन कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, जब कोई जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका समय क्या होता है? तो ये होता है 1 दिन आगे बढ़ता है। ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में नए राज्य बनाने की अनुमति प्रदान करता है? ये होगा अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काफी पूछा जाता है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? नाम और संघ की सूची के बारे में व्याख्या है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों की स्वीकृति या फिर स्थापना करना। और अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन करना, ठीक। यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत अगर जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उसी तरीके से संसद में चाहे कि झारखंड को फिर से बिहार बना देंगे तो बन जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक। अगला देखिए, इनमें से कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? ध्यान से यहाँ पे इतिहास पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखिए कौन सा शहर हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कालीबंगा, रोपर और लोथल ये सभी के सभी हड़प्पा स्थल है, लेकिन कपूरथला नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कपूरथला जो है किस लिए फेमस है, काफी पॉपुलर है। अगला देखिए, किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में किस वंश के शासनकाल को वर्णित किया गया है? गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश ने 543 ईस्वी के तीसरी शताब्दी लगभग के मध्य में शासन किया था, और गुप्त वंश काल को प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग कहा गया है। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त जी, ठीक। अगला देखिए, 2023 में करंट अफेयर्स का 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस देश की मेजबान देश कौन है? अपना प्यारा हिंदुस्तान। ऑप्शन सी के साथ आंसर कीजिए। और देखिए, हाल ही में जो है G20 शिखर सम्मेलन 2021 जो हुआ था ये इटली में खत्म हुआ, और 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ, और 2023 में भारत में होगा, और 2024 में ब्राजील में होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन। अगला देखिए, इनमें से देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या है? देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता की बात करें तो यह होगा इनकम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। किसी देश की आय का अर्थ क्या होता है? देश के सभी निवासियों की आय का एकत्रीकरण करना, और यह हमें देश की कुल आय प्रदान करता है। अगला देखिएगा, प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है।
देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्लासी की लड़ाई कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 को। और इस लड़ाई में सिराजुद्दौला को उसकी अपनी सेनाओं ने धोखा दिया था और वह ब्रिटिश सेनाओं से हार गया था। और प्लासी की लड़ाई कहां पर हुआ था? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद कहां पे है? बंगाल की तत्कालीन राजधानी थी और ये बंगाल में ही है। और यहाँ पे बताना होगा आपको कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के किनारे पर हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। अच्छा, मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर कहां किया गया था? मुंगेर किया गया था। मुंगेर कहां पे है? बिहार के योग नगरी के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला देखिएगा, संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन देखिए और बताइए कि संविधान में जो पहली बार संशोधन हुआ था ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, पहला संशोधन जो हुआ था ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए किया गया था। अगला देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खेल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर की बात करें राजधानी नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए सही जवाब है। भारतीय खेल प्राधिकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में SAI, यानी कि साईं बाबा। ठीक। और डायरेक्ट पूछेगा कि ये साईं बाबा यानी कि SAI का फुल फॉर्म बताइए, क्या होगा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। और इसके संस्थापक कौन है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। स्थापना कब हुई भारतीय खेल प्राधिकरण की? 1984 में। मूल एजेंसी कौन है? भारत सरकार और मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में है। अगला देखिएगा, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यहाँ पे आंसर कीजिए और यहाँ पे आपका प्यारा राज्य गर्व से कहो बिहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, बिहार जो है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और यह निवेशकों को मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति प्रदान करेगा। अगला देखिए, IMPS का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? इसका पूरा नाम होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का मतलब क्या हुआ कि मोबाइल फोन के माध्यम से तुरंत इंटर बैंकिंग के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना, पैसा वगैरह जो ट्रांसफर होता है, यही हुआ IMPS। मतलब जो है इंटर बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड को तुरंत ट्रांसफर करने की सेवा को क्या कहेंगे? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जब संविधान लिखा गया था उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, 1946 में नवंबर महीने में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और 1946 में ही यहाँ पे एक छूट गया है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी, लेकिन परिणाम आने तक विधानसभा की कुल संख्या जो है 299 तक सिमट गई। इसलिए भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल मिलाकर 299 सदस्य ही थे, लेकिन निर्धारित कितना की गई थी? 389, लेकिन उपस्थित हुआ था 299। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। आप लोग समझ पाते होंगे, जो लोग टाइपिंग वगैरह ये फिर करते होंगे तो उसको पता होगा। और वीडियो को लाइक करने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब इस तरह से कीजिए। उसके बाद इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला देखिए, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। ये किसने अपनाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि देव नाम प्रिय का अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय है, ठीक ना। देव नाम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय होना, और इसका उपयोग अक्सर अशोक द्वारा प्रियदर्शी शिक्षक के साथ किया जाता है। प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है? वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है। दया समझ रहे हैं ना, काइंडली। प्रियदर्शी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखते हैं। मोह माया मतलब उसके प्रति जो है थोड़ा सा अच्छा लगना, उसको जो अपनापन लगना। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे आप चित्र में देख लीजिए और नाम भी लिख लिया है यहाँ पे, WC बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे WC बनर्जी का पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन बी को आंसर कीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में एलन ऑक्टेव ह्यूम द्वारा की गई थी। डायरेक्टर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेव ह्यूम। कब? 1885 में। और इन्हें जो है इस पार्टी का मुख्य नायक माना जाता था, और A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है।
अगला देखिए, यहाँ पे आप चित्र में मैप में देखिए, ये है मालदीव। अब बताइए मालदीव की राजधानी कहाँ है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मालदीव। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है मालदीव का तिरंगा। ठीक, मालदीव की राजधानी की बात करें, ये है माले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। मालदीव जो है 26 जुलाई 1965 को देश की घोषणा की। ठीक, और देश बनने की मतलब एक गणतंत्र देश बन गया। राजधानी यहाँ की कहाँ है, माले। और मालदीव की आधिकारिक भाषाएं क्या है, धोबेही, अंग्रेजी। और मालदीव की विधानसभा को क्या कहा जाता है, पीपल्स मजलिस। क्या कहा जाता है, पीपल्स मजलिस। और मालदीव की मुद्रा क्या है, मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया, प नहीं, रुपया अपना भारत में होता है, रुपया है, रुपया। अगला देखिए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत की केंद्र सरकार की सुरक्षा पर कैबिनेट समिति हस्ताक्षर करते हैं। और सुरक्षा कैबिनेट समिति को इंग्लिश में कहते हैं सीसीएस। और सीसीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। और भारत के रक्षा व्यय, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेती है यह टीम और महत्वपूर्ण नियुक्तियां करती है। और सीसीएस की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। अगला देखिए, किसे भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद का पहला शिष्य माना जाता है, यानी कि स्वामी रामानंद का पहला शिष्य के बारे में आपसे पूछा गया है। सही जवाब होगा कबीर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, गांधी जी ने प्रारंभ में सत्याग्रह की योजना कहां बनाई थी। गांधी जी ने प्रारंभ में सत्याग्रह की योजना बनाई थी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत में जन्मे और इंग्लैंड में शिक्षित हुए गांधी ने 1 वर्ष के अनुबंध के तहत कानून का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे, 1893 में। ठीक, अच्छा आप लोग ये बताइएगा, ये जो क्वेश्चन इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके करने की कोशिश करते हैं आपको, ये वाला ठीक है या शॉर्ट आंसर जो कि क्वेश्चन बताएं और आंसर पढ़ दिए, या फिर एक्सप्लेन करके। अगला देखिएगा, 2011 के विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या है। 2011 नहीं, 2021 है। 2011 में तो जनगणना हुआ था। यहाँ पे 2021 के विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया है। इसका विषय हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, ये विषय है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए, 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया है। इसलिए प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। कभी कभी बाजार में ऐसा मंदी आ जाता है, आदमी को, व्यापार को चोट लगने लगता है, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करने लगता है। उसको क्या कहते हैं, दर्दनाक मंदी और बहुत गहरी मंदी को अवसाद कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था। देखिए, ऑप्शन पढ़िए, महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह की बात करें, ये होगा चंपारण। ऑप्शन सी। जानवे करते हैं चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। चंपारण वैसे अब 2 जिला में बट गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। ये भी इतिहास का काफी पूछे जाने वाले प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह की बात करें, ये हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी। और 1928 में जो है बारदोली के किसानों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर वसूलने के अनुचित विरोध में यह आंदोलन किया गया था। अगला देखिए, नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका जीवनी का शीर्षक क्या है। तो इनका जीवनी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला एक दक्षिणी अफ्रीकी राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे और 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला देखिए, किसको आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप जान रहे हैं कि अभी चल रहा है, इसका आधिकारिक गीत किसको घोषित किया गया है, गर्ल गैंग। गीत का नाम है गर्ल गैंग। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, न्यूजीलैंड के गायक गिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के कौन सा राज्य यहाँ पर जो है बॉक्साइट उत्पादक के मामले में नंबर 1 आता है, ये होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उड़ीसा जो है देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है और यह देश के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन अकेले करता है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछेगा कि काला हांडी किस लिए प्रसिद्ध है, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों शहर जो है उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का बॉक्साइट बेल्ट है, सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है।
ठीक ना। और ये कालाहांडी और कोरापुट जो है ये आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। अगला देखिए 1917 की रूसी क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। इसका मुख्य कारण था सामाजिक कारणों के बीच तेज आर्थिक अंतर का अस्तित्व होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। खजुराहो मंदिर के बारे में आपसे पूछा गया है, इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल राजा ने, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए खजुराहो के मंदिर को 950 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था और खजुराहो अपने 85 हिंदू और जैन मंदिरों के लिए फेमस है और इसे मुस्लिम इतिहासकार अबू रिहान अल-बुरूनी द्वारा सिटी ऑफ गॉड्स के रूप में नामित किया गया है। डायरेक्ट पूछेगा कि सिटी ऑफ गॉड्स किसे कहा जाता है, खजुराहो को, और किसने कहा है, अबू रिहान अल-बुरूनी। अगला देखिए ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जिनका क्या नाम है, जिन्होंने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्रता मिल जाएगी। 1948 से पहले स्वतंत्रता मिलने की बात भारत को लेकर लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो किए थे घोषणा, क्लेमेंट अटली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ अपनाया गया है। डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 36 से 51। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये स्पेनिश संविधान से इसकी नकल की गई थी। अगला देखिएगा मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने भारत द्वारा दान की गई एडवांस डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन का उद्घाटन किया है। मेडागास्कर का राष्ट्रपति कौन है, वैसे आप बताइए मेडागास्कर का राष्ट्रपति कौन है। इनका नाम है एंड्री राजोलिना, एंड्री राजोलिना। और मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है, अंतानानारिवो। नाम ध्यान दीजिए बढ़िया से, अंतानानारिवो, अंतानानारिवो। अंतानानारिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है और मुद्रा है मालागासी एरियर। ये दोनों आप जरूर ध्यान रखिए, राष्ट्रपति तो बदलते रहता है लेकिन ये नहीं बदलेगा। अगला देखिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय यहाँ मतलब हाई कोर्ट की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सभी जितना भी मुख्य न्यायाधीश होता है ना, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय हो या फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, सभी का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा दिया जाता है। अगला देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता था। उस समय लॉर्ड मॉर्ले क्या थे। लॉर्ड मॉर्ले के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले की बात करें तो ये होगा भारत के राज्य सचिव थे, तो ऑप्शन सी के साथ सही जवाब। अगला देखिए गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा गुणांक, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जो है आय असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। अगला देखिए एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य किसके रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है, यानी कि जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसटी कब लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017 को, ठीक ना। भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य का नाम क्या है, असम है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कहां से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा की बात करें, ये लिया गया है यूएसएसआर यानी कि रूस से। देखिए 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था। डायरेक्ट पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों जो कि संविधान के 1976 में जोड़ा गया था, ये कौन सा संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक ना। और इसमें कुल मिलाकर पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में
6 से 14 साल तक की आयु के बच्चे को फ्री शिक्षा देने का एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था। और डायरेक्ट ये पूछेगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का ये जो कर्तव्य जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया? 2002 में। और वर्तमान में कुल मिलाकर कितना मूल कर्तव्य है? 11। अगला देखिए, यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता की बात कर रहा है, ये आया था मोरक्को से, यानी कि मोरक्को के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। इब्न बतूता जो है एक मुस्लिम बर्बर मोरक्को के विद्वान, न्यायविद और खोजकर्ता थे, और इन्होंने व्यापक रूप से पुरानी दुनिया की यात्रा की थी। अगला देखिए, इनमें से किसको फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था? रज्मनामा के रूप में किसको जो है फारसी में अनुवाद किया गया था? ये हो जाएगा आपका महाभारत। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट पूछेगा कि महाभारत को फारसी में अनुवाद जो किया गया था उसका क्या नाम रखा गया था? रज्मनामा। और महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, ठीक ना। महाभारत को कौन लिखा है? महर्षि वेद व्यास। और महाभारत में कितने लाख श्लोक और कितने पुराण है? 1 लाख श्लोक और 18 पुराण है। और महाभारत को जय संहिता और सतसहस्री संहिता भी कहा जाता है। अगला देखिए, कुल प्रजनन दर क्या संदर्भित करता है? यानी कि कुल प्रजनन जो है किसको बतलाता है? कुल प्रजनन का मतलब पूरे प्रजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या को बतलाता है। तो ऑप्शन डी के साथ आंसर कीजिए। अगला देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये सबसे पहले मिला है विश्वनाथन आनंद। जानते हैं कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, भारत को खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1991 और 1992 के बीच माना गया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद कौन है? हॉकी के जादूगर है। और इन्हीं के जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रत्येक साल खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर पूछा गया है पश्चिम मध्य रेलवे का। जबलपुर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। जबलपुर कहाँ पे है? भारत के मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो यहीं पे है, जबलपुर में ही है, ठीक ना। और धुआंधार झरना ये सब कहाँ पे है? जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? यही है, जबलपुर। तो जबलपुर में जो है क्या है आपका? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है। एक प्रश्न आपके लिए है, आंसर बताइए। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहद जरूरी है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और बाएं साइड में आपके लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आ चुका है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।